बहनों भाइयों, जय श्री राम। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 निर्दोष लोगों को बेवजह मार दिया। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को इस असीम कष्ट को सहने की सहन शक्ति दें। ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो घटना हुई है, इस घटना को समझने के लिए हमें पीछे की ओर जाना होगा कि इसका ये पीछे कारण क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, 99% लोग जो सामने घटना घटित होती है उसी को आधार बनाते हैं और उसी पर विचार करते हैं। बहुत कम लोग उसके पीछे की बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये घटना अनायास हो गई ऐसा नहीं है, या अचानक ये प्लान बना ऐसा नहीं। इसके पीछे जो मूल कारण है, आज हम उस विषय पर चिंतन करेंगे। देखिए, ये कई सालों से ये प्लानिंग इनकी चल रही है, और कई साल मतलब खास तौर से 2019 के बाद ये घटनाएं, इस तरह की योजनाएं बढ़ गईं। इस तरह की योजना बनना ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य जो है वो है भारत में अस्थिरता लाना, अराजकता लाना, और जो भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है दुनिया की, उसकी गति को थाम देना, रोक देना। और इसको करने में मुख्य भूमिका किसकी है? मोदी जी की। तो इस मोदी सरकार को रोकना, उसे अपदस्थ करना, ये इनका मूल उद्देश्य है। आपको ये मेरी बात शायद मालूम नहीं, इसमें आप कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। एक बात और है, जो ये कोई भी बड़ी घटना होती है, उन सब के पीछे खुफिया तंत्र लगा होता है। हर देश का खुफिया तंत्र हर दूसरे देश में सक्रिय रहता है, और वो अपने हितों के लिए, रक्षा के लिए वे काम करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनके हित किसमें हैं? उनका हित ये है कि भारत को किसी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को गिरा दिया जाए, और इसके लिए वो सारे हथकंडे करने के लिए तैयार हैं। और ये सब करने के लिए वो अपने प्यादे ढूंढते हैं। तो हमारे यहाँ भी प्यादों की कमी नहीं है, बहुत सारे प्यादे हैं। किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को पैसे का लोभ है। तो ये सारे जो सत्ता और पैसे के लोभी हैं, ये उसमें सहयोगी बन जाते हैं। जैसे अब आप याद करिए, विदेश में ही हमारे बड़े नेता हैं एक, जिन्होंने ये कहा था कि पूरे भारत में केरोसिन छिड़क दिया गया है। अब इससे आप अर्थ समझिए कि इसका क्या अर्थ है। यानी तैयारी पूरी है, कहीं भी आग सुलगाने की देर है और हम काम कर लेंगे। इस बीच में आपको ये भी याद होगा, ये शायद 2014 के समय की बात है। उस समय कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को कह रहे थे कि हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। इन सबको आप जोड़ते चलिए तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद लगातार तो नहीं, लेकिन घटना घटी, उरी की घटना हुई, पुलवामा हुआ, और इन सब में भारत और मजबूत बनकर उभरा।
लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, ये अपने काम में व्यस्त रहे। अब इनको सामने कोई मौका दिखना चाहिए, उस मौके का ये फ़ायदा उठाते हैं अपने हित में, ताकि उस बात को हवा दे दी जाए और लोग तो फिर बैठ जाते हैं, जैसे भेड़ चाल होती है उस तरह से उसके पीछे लग जाते हैं कि बस जो उनको नैरेटिव पेश कर दिया उसी को वो शुरू कर देते हैं। इस बात से सारे लोग वाकिफ़ हैं और हर देश में ये इसी तरह की साजिशें आजमाई जाती हैं। अब आप देखिए बांग्लादेश, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बांग्लादेश में आप किसी से पूछेंगे भाई वहाँ क्या हुआ था, सरकार क्यों अपदस्थ हो गई, क्यों तख्ता पलट हो गया, तो सीधे सीधे कहा जाएगा कि छात्र आंदोलन। जबकि बात केवल इतनी नहीं थी, बात असल में दूसरी थी। वहाँ शेख हसीना पर यह दबाव था कि आप हमको फलानी जगह दे दीजिए, हमारे को पोर्ट के लिए जगह दे दीजिए, हमको ये कर दीजिए, और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। तो ऐसे देश में जिसकी जीडीपी बढ़ रही है 6% है और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है, वहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया पहले तो, और वो असंतोष को फैलाया गया। देखिए कोई भी बात को अगर आपको बार बार कहा जाएगा तो आप भी उसी बात में बहने लगेंगे और आप भी उसी बात को बोलने लगेंगे। तो ये महंगाई बेरोजगारी का शुरुआत हुई। फिर इसमें छात्र आंदोलन के रूप में छात्रों को भड़का दिया गया, और इसी बीच में भूमिका निभाई वहाँ के कोर्ट ने, अदालत ने। वो क्या थी कि उसने आरक्षण के खिलाफ अपना फैसला दिया। इससे वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए। छात्र आंदोलन, फिर वो कोर्ट का इसमें ऐन वक्त पर इस तरह का फैसला देना, तो इन सब की वजह से वहाँ एक साथ जन आक्रोश फूट पड़ा। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये इस जन आक्रोश के कारण ये सत्ता पलटी, लेकिन सत्ता पलटने के पीछे का कारण बहुत कम लोगों को मालूम होता कि असली कारण उस सरकार को अपदस्थ करना जिसमें वो हमारे हित में काम नहीं हो पा रहे हैं, उस सरकार को हटा देना। तो बिल्कुल वही पैटर्न अपने यहाँ भी आजमाया गया। जैसा संविधान वाली बात है अपने यहाँ कही गई ना अभी 2024 के चुनाव में कि संविधान बदल जाएगा, ऐसा होगा, ये और भी दूसरे देशों में भी इस प्रकार के फार्मूला आजमाया गया। इसी तरह से यहाँ पर भी महंगाई बेरोजगारी को हवा देना शुरू किया। इसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि जिस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे तो सरकार ने भी कहा था कि अभी चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, अभी वहाँ स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। और सेना ने भी यही कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसने तुरंत आदेश निकलवा दिया कि नहीं भाई आप इलेक्शन करवाइए, आपको इलेक्शन करवाना ही होगा, जबकि कि कोई असंवैधानिक बात नहीं थी इलेक्शन नहीं होने से। यदि इलेक्शन नहीं होते तो आज जो ये स्थिति बनी है वो स्थिति नहीं होती। आज कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री जिसको कोई नज़रबंद किया गया था जिस समय 370 जब हटाई जा रही थी, आज वही आदमी वहाँ का मुख्यमंत्री है। अब इससे आप जोड़ लीजिए, सारी बातों को लंबा करके बताने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस देश में भी कई प्रकार की बातें उठाने की कोशिश हुई कि जैसे पेपर लीक मामला आदि आदि इस तरह के बीच बीच में होते रहे, नीट का मामला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसीलिए की जा रही थी कि यहाँ वातावरण किसी तरह से अशांत हो जाए, लोग आक्रोशित हो जाएं सरकार के प्रति, महंगाई बेरोजगारी के प्रति, और वो आंदोलन का रास्ता अपना लें। जब वो सब भी नहीं हुआ और इधर वक्फ बिल आने की तैयारी थी, उस समय ये औरंगजेब का मामला पैदा कर दिया गया। औरंगजेब का मामला पैदा होने से उस पर लोगों को बोलने का मौका मिल गया। हमने भी औरंगजेब के पढ़ा था उस समय, जिस समय की कांग्रेसी सरकार थी, उस समय भी औरंगजेब को एक अच्छा आदमी नहीं बताया गया था इतिहास की पुस्तकों में। फिर वो अचानक अभी कुछ सालों से बड़ा महान आदमी बन गया और उसके बारे में बड़ी
अच्छी अच्छी बातें बोली जाने लगी। तो ये अबू आजमी ने जिस समय उसके बारे में कहा और जो अनर्गल बातें की, उससे सारे लोग भड़क गए। और तो और वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इसको तो जेल भेज देना चाहिए। लेकिन वो जितनी तेज़ी से वो गर्म हुए थे उतनी जल्दी वो ठंडे हो गए। इसका असर क्या पड़ा, इससे उनको समझ आया आपकी शक्ति। यदि आप उसको जेल भेज देते, बात को वहीं सख्ती से निपटा जाता, तो सामने में खौफ बनता कि नहीं, हमको आगे कुछ इस तरह की हरकतें नहीं करनी। और फिर उसने अबू आजमी ने मौका देकर माफ़ी मांगी, मामूली से धरने देकर रह गए चुप। उसके कारण क्या हुआ कि नागपुर में जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, महल, वहाँ पर दंगे भड़के। बताइए, अब औरंगजेब के नाम पर आप जुलूस निकाल रहे हैं और वहाँ जहाँ पे आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ पर इस तरह से बुरे दंगे हों कि जिसमें पुलिस वालों को भी चोट लगे, वो भी घायल हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्म की बात। वहाँ पर भी ऐसा कोई बहुत सख्ती वाला एक्शन लिया गया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। इसके बाद मुजफ्फराबाद। लेकिन इन सारी जगहों पर ये बात तो जरूर होती थी कि दंगे कहाँ हो रहे हैं, पथराव कहाँ हो रहा है, जब आपका रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, जब आपके दुर्गा नवमी का जुलूस निकल रहा है, जब दुर्गा जी को उनका विसर्जन करना है तब हो रहा है, तब आपके वहाँ पर पथराव हो रहा है, गणेश पंडाल में पथराव हो रहा है। तो ये जानते हुए भी कोई बात स्पष्ट नहीं थी, ये बात ढकी हुई थी। लेकिन अब जब इन सब चीज़ों पर उन्होंने देखा कि कोई हम पर विशेष कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो फिर ये आगे बढ़कर ये पहलगाम वाला काम कर दिया। तो इसमें मूल उद्देश्य है आपके सरकार को अपदस्थ करना, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि 2014 से लेकर आज तक जिस तेजी से भारत आगे बढ़ा है हर क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या फिर विश्व में उसका सम्मान हो, अपने देश का सम्मान हो, तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट था कि उसको रोक दिया जाए। इसमें स्वाभाविक है चीन को, तो चीन का भी इसमें सहयोग मिला हो, या चीन के इशारों पे हुआ हो, या चीनी खुफिया एजेंसियों ने खेल खेला हो, क्योंकि ये संभव है। क्यों कि भाई चीन का जो अभी अमेरिका के साथ टैरिफ वार चल रहा है और भारत उस टैरिफ वार के बावजूद भी आगे बढ़ने की उसमें है, तो चीन नहीं चाहेगा कि उसको आर्थिक क्षति पहुंचे और भारत को उसका फायदा मिले। तो स्वाभाविक है उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है इसमें। तो पाकिस्तान, चीन और भी ऐसे दूसरे देश जिनको भारत से तकलीफ है, उनका ये आधार हो सकता है और ये सामने जो आतंकवादी हैं उनको लगा दिया गया। तो हमारी दृष्टि में केवल आतंकवादी ही दुश्मन नहीं है। अब आइए कि ये जो घटना घटित हुई है और स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो गया कि ये जो आज तक कहा जाता था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो यहाँ पर वो मिथक तोड़ दिया गया। वो जो इन लोगों के दिमाग में था उसको स्पष्ट रूप से हटा दिया गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इन लोगों ने, समझिए, अब जानबूझकर की या भूलवश की, इस तरह की गलती कर दी। इसके कारण अब ये स्थिति हुई कि कश्मीरी लोग, जो कि इसके पहले तो कभी इतने गमगीन नहीं हुए थे, इसके पहले तो उन्होंने अपने बाजार बंद नहीं किए थे, इसके पहले तो उन्होंने जुलूस नहीं निकाला था। इसी वक्त क्यों? क्योंकि इसके पहले जो वहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी वो या तो सेना के साथ होती थी, जो कि कश्मीर के
शहरी इलाकों से दूर रहते थे, उनके साथ होती थी, तो लोगों में इतना आक्रोश भी नहीं होता था, और ख़ासतौर से कश्मीरियों को। इसके साथ साथ जब अमरनाथ की यात्रा में घटना होती थी तो वो भी अलग हट जाता था। तो उस मामले में भी कभी कश्मीरियों को शोक नहीं आया, शोक नहीं हुआ, न कभी आक्रोश आया। अभी क्यों? अभी इसलिए क्योंकि अभी टूरिस्ट पर हमला हुआ, और ये जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिस्ट की कमाई पर ही तो चलता है। वहाँ उनकी रोजी रोटी तो टूरिस्ट है, यही लोग तो उनको रोटी देते हैं। तो स्वाभाविक है जिनके पेट में लात पड़ेगी तो वो इनको कबूल नहीं था। उन्होंने पहले ही आतंकवादियों को कह रखा था भाई सब कुछ करना मगर टूरिस्ट लोगों को नहीं करना, क्योंकि ये हमारे रोजी रोटी का है। अब इस बार ऐसा हो गया तो अब आप तो, लेकिन इसलिए ये सब देख के कि भैया वो लोग दुखी हैं, वो लोग आक्रोशित हैं, इस बात से बहुत नाराज़ हैं, तो हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, हम नहीं समझ पाते। क्योंकि अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती जा रही हैं, क्योंकि बिना स्थानीय मदद के कोई भी घटना नहीं हो सकती। तो स्थानीय मदद तो थी, और अब जब जांच जारी है और अभी तक 36 लोगों के वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, विस्फोट से उड़ा दिए गए हैं, जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, और जिन लोगों ने मदद की थी जो पकड़े गए हैं उनकी कुटाई भी हो रही है अच्छे से। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत जल्दी बहलने की आवश्यकता नहीं। अब इसके साथ साथ दूसरी बात, अब जब ये घटना घटती है और जब ये सब सामने आ गया तो उसकी लीपापोती करने के लिए हमारे ही देश के लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हो गए, अरे ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं, ये एजेंडा है, एजेंडा है, ये ऐसा नहीं बोलो। वो एनसीपी का एक नेता देशमुख, अनिल देशमुख, वो कह रहा है उठपटांग बातें कि अभी ये बात तय नहीं हुई है कि ऐसा उन्होंने पूछकर गोली मारी कि हिंदू हो क्या, ऐसा पूछकर गोली मारी नहीं है, ऐसा अभी प्रूफ नहीं हुआ है, जांच में पता चलेगा। तो जो 26 लोग मारे गए और उनकी जो विधवा हैं, उनके साथ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो जो बता रहे हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, वो अनिल देशमुख जो मुंबई में बैठा हुआ है उसको सारी बातें मालूम है कि जांच में ऐसा है नहीं और ये बात गलत है। क्या इतना बड़ा कोई झूठ बोल सकता है जिसने अपने, जिनकी शादी अभी अभी हुई है, अभी अभी वो तुरंत शादी करके कश्मीर आए थे और उन्हें मार दिया गया, तो ऐसी की पत्नी क्या झूठ बोलेगी? क्या उसको भी मोदी ने सिखा के भेजा था कि भैया ऐसा बोलना है तुमको? इतनी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे। तो ये किसको ऐसा बोल के किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसी तरह के कई लोग तुरंत खड़े हो गए कि देखो वो एक आदमी जो था जिसने जो गोली चला बंदूक छीनने के लिए पहुंचा था उसको भी मार दिया, वो तो मुसलमान था। तो भाई ये भी तो उनका सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है, जिहादी, आत्मघाती जिहादी, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि जो खुले क्षेत्र में, जो खुला मैदान है जहाँ पर ये घटना हो रही है, वहाँ पर एक कमांडो भी बंदूक छीनने की गलती नहीं करता, तो वो कैसे अचानक ये गलती कर बैठा? तो ये सारी चीज़ें सोचने के लायक है। इस पर अभी बहुत गहन जांच होनी आवश्यक है कि इनका प्लान कैसा था पूरा। वहाँ पर ये भी अभी घटना में सामने आता जा रहा है कि किस तरह से टट्टू वाले उन लोगों से मिले हुए थे, वहाँ की लोकल पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे। पीड़ित बता रहे हैं कि हमने पुलिस वालों को गुहार लगाई लेकिन उन्होंने नहीं सुना। टट्टू वाले उनको ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, टट्टू वाले उनसे धर्म पूछ रहे थे। अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि हमारे यहाँ जो देश में ऐसा नहीं होता कि गद्दार जिसको बोलें कि गद्दार वो है कि जो दुश्मन देश को जाके अपनी बातें बताए या उनको कुछ खबर करे या उनके हित में काम करे, केवल वहीं तक नहीं होती। अब आप देखिए यहाँ पर लोग थोड़े से पैसे के लिए कितने ज़्यादा अपने आप को बदल लेते हैं। उनको ताज़ी घटना हुई है इतनी बड़ी भारी, उसके बावजूद उन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही। कुछ लोगों को होटल वालों ने, देखिए अभी जो होटल हैं लगभग उन होटलों के कमरे जो हैं वहाँ पे 20,000 हैं और उनमें से 90% कमरे खाली हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं
उनको होटल वालों ने देखा कि भाई ये तो हमारा धंधा का चौपट हो जाएगा, तो उनको कुछ लालच दिया हो कि भाई तुम्हारी हम आप फ्री रहिए जब तक आप रहना चाहें, हमारी तरफ से वो है, और उनको मीठी मीठी बातें की हों, तो वो पट्टे थोड़े से पैसे बचाने के लिए ये कहने लगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, सब अमन चैन है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग देखो हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अरे ये व्यवहार आपका बनावटी है, उनका हित जुड़ा हुआ है, इसलिए तो जरा से पैसे के लिए, सत्ता के लिए आप अपना ईमान बेच देते हो। आपको इतने लोग जो के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ उसका आपको कहीं भी दुख नहीं, बड़े हंस हंस के बोल रहे हैं भाई वो, आपने वीडियो देखा होगा कि नहीं नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, हमको बहुत मदद कर। तो भाई एक बात है कि आपको अगर घूमना ही है तो क्या दुनिया में एक कश्मीर ही है? आपके भारत तो इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए, और ऐसा नहीं कि मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, शिमला है, ऊटी है, कोडाई कनाल है, ये भी तो जगह हैं, यहाँ भी तो आप जा सकते हो कुछ समय तक। तो कुछ समय तो आप रुक जाओ ताकि इनको समझ में तो आए कि हमने क्या गलती कर दी टूरिस्ट को वही मार के, इनको ये तो समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पर इसी तरह से अब आप देखिए कैसे लोग तुरंत इनका इकोसिस्टम चालू हो जाता है। कुछ इनके पत्रकार हैं जैसे वो रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, वाजपेयी पुण्य प्रसून, इस तरह के जो इनका जो ग्रुप है, इन्होंने तुरंत अपने उसमें अजीत अंजुम शुरू कर दिया क्या कि नहीं नहीं भाई ये पानी रोकना कोई वो नहीं होगा, पानी रोकना उचित नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, या इस हमले के उल्टी बातें करना शुरू कर दी। इन सब का परिणाम क्या होगा कि इन बातों को ही पाकिस्तान उठाकर दुनिया के पास ले जाएगा कि देखिए भाई ये तो ये बोल रहे हैं, ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं। तो ये बात कहाँ तय हुई कि भाई जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही बातें ये सब कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा बोल रहा है, एक तरफ तो मोदी जी ने जब सर्वदलीय बैठक बुला ली और उसमें ये सारी बातें रखी तो सभी दल वाले सहमत हो गए कि भाई आप जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हमारा साथ होगा, हमारा सहयोग होगा। क्यों? ऐसा उनको बोलना उनके लिए लाजमी था। अगर नहीं बोलते तो वो इतने जो आज माहौल बना हुआ है भारत में, जो आक्रोश है, उसके शिकार वे लोग भी होते। तो इसलिए उन्होंने साथ देने की बात तो कर दी। लेकिन अब आप आगे आगे देखिए कैसा करता है। एक तरफ तो ये साथ देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के चुन्नू मुन्नू अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि यहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक अपने को कमज़ोर समझ रहा है हिंदूवादी नीतियों के कारण, इस कारण ये काम हुआ। इसमें पाकिस्तान वाली बात नहीं है, उसने पाकिस्तान को यहाँ पर बचाने की कोशिश की। इसी तरह से इनके और दूसरे नेता भी ऊटपटांग बातें करने। नरेश टिकैत कहता है कि पानी रोकना सही नहीं है। एक नेता कहता है कि भाई आप पानी रोक के पूरी जनता को क्यों उसमें डाल रहे हो, उनको क्यों दंड दे रहे हो, आपको जो दंड देना है वो आतंकवादियों को दो। तो इस तरह से जब हमारे देश में जो जो लोग बात कर रहे हैं ये भी तो देश के विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो ये भी तो देश के विरुद्ध काम हुआ, तो ये भी तो गद्दारी हुई। तो क्या इनका इलाज नहीं होना चाहिए? क्या उमर अब्दुल्ला के बारे में उनको भी शक के दायरे में नहीं रखना चाहिए? तो इस तरह से ये आज इतना तो जरूर हो गया कि लोगों में अब ये समझ आते जा रही है, लेकिन लोग जल्दी भूल भी जाते हैं, इस बात को भूल भी जाते हैं। तो ये आपको आक्रोश, ये आपकी सच्चाई अपने दिल में जमा कर रखनी है कि देश पहले है, बाकी सारी बातें बाद में हैं, और जो एक्शन लिया जा रहा है वो सही है। अब ये एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम मोदी जी से सिर्फ यही चाहेंगे कि कड़े से कड़ा एक्शन पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ तो लिया ही जाए, लेकिन इसके बाद उन लोगों को भी ना छोड़ा जाए। केवल उनसे राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात ना हो, उन पर भी
कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और इसकी काफ़ी सघनता से जांच की जाए ताकि कौन कौन इस देश में गद्दार हैं वो सामने आए। इस तरह के अब जब मोदी जी ने आदेश निकाल दिया कि पानी की जो सिंधु समझौता है वो स्थगित किया जाता है, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब बाहर जाएं, पाकिस्तान जाएं, तब हमको पता चल रहा है कि हम लोग कितना बड़ा अपने ऊपर आर्थिक बोझ लेकर चल रहे थे। कितने हजारों लाखों लोग पाकिस्तानी हमारे देश में पल रहे थे। ना केवल वो पल रहे थे बल्कि उनके बाल बच्चे, वो यहाँ बच्चे पैदा करते थे और उसके बदले में सारी सुविधाएं लेते थे, और थे कौन? पाकिस्तानी। तो ये सारी बातें ये इस घटना के बाद समझ में आते जा रही हैं। तो इस पर जितना कड़ा अभी एक्शन लिया गया है, और ये है कि लिया जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो क्या होगा इस पर अलग अलग तरह से लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये जो अनुमान है ये उनके केवल अनुमान हैं, कल्पनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो क्या पहले किसी ने सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक इस प्रकार से हो सकती है या होगी या इस तरह से बदला लिया जाएगा? उसके बाद बालासोर वाला जो हुआ उसके बारे में क्या कभी किसी ने सोचा था? ये अनायास हुआ। तो एक ही बात को रिपीट नहीं किया कि जैसे उरी हमले के खिलाफ जब हमने एक्शन लिया तो सेम वही एक्शन बालासोर वाले में नहीं हुआ, वहाँ हवाई हमला हुआ। तो ये मोदी जी हैं, उनके दिमाग में कुछ नया ही होगा और ऐसा कुछ होगा जैसा कि उन्होंने कहा है कि उन लोगों की कल्पना से भी बाहर होगा, ऐसा दंड दिया जाएगा। तो इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए अन्यथा मैं आपको अभी कहता, इसलिए मैं आज इसको यहीं विराम देता हूँ और आपसे मैं फिर से निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपने विचार जरूर रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।